हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपको अकाउंट्स के HBSC बोर्ड के 12th क्लास के क्वेश्चन बताऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको MCQ क्वेश्चन बता दिए जो इम्पोर्टेंट थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन बता दी। अब मैं आपको बताऊंगी जो 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स के अंदर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगी एक सेपरेट वीडियो में कि कौन कौन से अकाउंट के एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन से। लाभ न कमाने वाली संस्था से क्या अभिप्राय है, इनकी विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है या 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, लाभ न कमाने वाली संस्था से क्या अभिप्राय है, इनकी विशेषताएं बताइए। लाभ न कमाने वाली संस्था कौन सी होती है? NPO, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसका पहले मीनिंग लिखना है। मैं आपको आंसर भी बताऊंगी साथ साथ में कि आपको कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लिखना है। आपको लिखना है शुरू में मीनिंग में क्या लिखना है आपको? जो संस्था समाज के कल्याण के लिए स्थापित की जाती है वह NPO कहलाती है। उदाहरण अस्पताल, विद्यालय आदि। मतलब ऐसी संस्था या ऐसी कंपनी जो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती, सिर्फ किस लिए स्थापित की जाती है? कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमसे पूछिए इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो विशेषता क्या क्या है इसकी? सेवा उद्देश्य। विशेषता तो इसकी हम पहले ही पता लग गया ना आपको क्या क्या है। सेवा मीनिंग में ये है कि समाज के कल्याण के लिए, तो ये क्या है? कल्याण के लिए बनाई जाती है, सेवा के लिए बनाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? सेवा। इन संस्थाओं की स्थापना समाज के लिए होती है। इनका मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। ठीक है, फर्स्ट फीचर क्या हो गया? सेवा उद्देश्य। तो दूसरा फीचर क्या है? आय का मुख्य साधन। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो किन किन साधनों से अपनी आय को एकत्रित करती है? कौन कौन से साधन है वो? इसके सदस्यों द्वारा चंदा, सेकंड है दान, थर्ड है सरकार द्वारा वित्तीय सहायता या विनियोग से आय। ये साधन है इसकी आय इकट्ठा करने के। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? प्रारूप। मतलब इसका प्रारूप कैसा होता है? ये संस्थाएं चैरिटेबल ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में स्थापित की जाती है। मतलब ये देखने में कैसी होती है? ये चैरिटेबल मतलब दान, जिनमें हम दान करते हैं वो होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, इनका प्रारूप कैसा होता है? ये संस्थाएं चैरिटेबल ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में स्थापित की जाती है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 6 मार्क्स में भी आ सकता है आपके लिए और 4 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। मोस्टली आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्वेश्चन है प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा आय व्यय में 4 अंतर बताइए। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता। ठीक है, शुरू करते हैं। आपको जब भी डिफरेंस लिखना है तो आपको डिफरेंस ऐसे लिखना है। पहले लिखना है बेसिस ऑफ डिफरेंस कि आप किस बेस पे डिफरेंस कर रहे हो, फिर उसके बाद जिस चीज का आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है, पहले लिखेंगे अंतर का आधार, किस आधार पर आप अंतर कर रहे हो। फर्स्ट क्या है? प्रकृति। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, यह रोकड़ बही का सारांश है। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है वो क्या होता है? रोकड़ बही का सारांश होता है। आय व्यय खाता क्या होता है? यह NPO के लाभ हानि खाते की तरह होता है। उसके बाद क्या है? सेकंड पॉइंट पक्ष। इसके डेबिट पक्ष में प्राप्तियां तथा क्रेडिट पक्ष में क्या लिखे जाते हैं? भुगतान। डेबिट में क्या लिखेंगे हम? रिसिप्ट। क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? पेमेंट। उसके बाद इसमें क्या लिखना है? इसकी डेबिट पक्ष में व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। डेबिट में हम क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर। तथा क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम? इनकम। थर्ड पॉइंट क्या है? खाते का प्रकार। ये क्या है? रियल अकाउंट है, ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है पूंजीगत तथा आयगत में। इसमें पूंजीगत तथा आयगत दोनों प्रकार की क्या लिखी जाती है? ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। इसमें केवल कौन सी लिखी जाती है? आयगत प्राप्तियां मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्या है?
साझेदारी, ये सेकंड चैप्टर का है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आ सकता है। आपको पता है साझेदारी संलेख क्या होता है? जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी शर्तों का उल्लेख होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। अब पूछा है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाली साझेदारी अधिनियम की किन्हीं 4 व्यवस्थाओं का उल्लेख करें। अगर हमने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है तो हम कौन कौन सी व्यवस्थाओं का प्रयोग करेंगे, मतलब कैसे कैसे? शुरू करेंगे हम फर्स्ट पॉइंट से, लाभ विभाजन अनुपात। अगर हमने साझेदारी संलेख नहीं बनाया तो हम क्या करेंगे? लाभ हानि विभाजन का अनुपात समान होगा, चाहे उनकी पूंजी कितनी भी हो। मतलब जो हम लाभ, प्रॉफिट हम डिवाइड करेंगे वो क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड करेंगे। सेकंड पॉइंट है पूंजी पर ब्याज। यदि साझेदारी अनुपात में पूंजी पर ब्याज का वर्णन नहीं है तो किसी भी साझेदार की पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई तो जो पूंजी पर ब्याज होगा, अगर पूंजी के पर ब्याज का वर्णन नहीं किया गया तो पूंजी पर ब्याज किसी भी साझेदार को नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है साझेदार को वेतन। किसी भी साझेदार को फर्म में कार्य करने के लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है नए साझेदार का प्रवेश। सभी साझेदारों की सहमति के बिना किसी नए साझेदार को प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, जब तक सब एग्री नहीं होते तब तक कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। उसके बाद है इसी चैप्टर में एक सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि 4 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कीजिए जिन्हें साझेदारी संलेख में अवश्य लिखना जरूरी है। कौन कौन सी बातों को साझेदारी संलेख में लिखना आवश्यक है? पहले लिखना है फर्म का नाम, उसके बाद कौन कौन व्यक्ति साझेदार हैं उनके नाम, उनका पता, व्यवसाय की प्रकृति कि हम किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, साझेदारों की पूंजी, कौन कौन सा साझेदार कितनी कितनी पूंजी लाया है, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। मतलब ये मैंने इनमें 4 बातें पूछी है, मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है। ठीक है, ये साझेदारी संलेख में लिखनी आवश्यक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, साझेदारी विलेख का होना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है साझेदारी विलेख का होना? फर्स्ट पॉइंट क्या है? यह साझेदार के अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या करता है। साझेदारी विलेख जिसमें हम साझेदार की सभी बातों का वर्णन करते हैं, उसमें हम साझेदार के अधिकार, उसके कर्तव्य, उसके उत्तरदायित्व, सभी बातों की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। उसके बाद क्या है? यह साझेदार के अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्याख्या करता है। और सेकंड इसमें क्या लिखा होता है? इससे साझेदारों को भविष्य में होने वाले विवादों को रोकने में सहायता मिलती है। अगर हमने साझेदारी संलेख बनाया है, साझेदारी विलेख बनाया है, तो बाय चांस अगर फ्यूचर में हमारी किसी भी चीज पे झगड़ा होता है तो हम प्रूफ के रूप में साझेदारी संलेख में लिखी बातों को दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड चैप्टर में आ सकता है वह अवसर लिखिए जबकि साझेदार फर्म का पुनर्गठन हो सकता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो सकता है? फर्स्ट किस टाइम पे हो सकता है? ये 3 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस किस सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है फर्म का? फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखना है? वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। और पहले ही बताऊं रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब एक पुराना एग्रीमेंट समाप्त होके नया एग्रीमेंट बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस टाइम होता है? वर्तमान साझेदारों के अगर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया है तब हमें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सेकंड क्या है? नए साझेदार का प्रवेश। यदि कोई नया साझेदार आया है तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होगा? हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी और रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अगर किसी की डेथ हुई है या कोई रिटायर हुआ है, ठीक है, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता किन किन अवसरों पर पड़ती है? मतलब हम ख्याति का मूल्यांकन कैसे, कौन कौन सी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? ख्याति का मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं कि हमारी ख्याति बढ़ रही है, घट रही है, अच्छी चल रही है, क्या देखते हैं। ठीक है,
आंसर में लिखना है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। सेकंड है नए साझेदार का प्रवेश होगा तब भी हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। अवकाश ग्रहण करना, अगर कोई पार्टनर हमारी पार्टनरशिप से चला गया है तब भी हम देखेंगे कि हमारी गुडविल पे कितना इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, जब फर्म बेची जाती है तब भी हम क्या देखते हैं, हमारी ख्याति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ख्याति क्या होती है, रेपुटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर में क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स में आपसे जरूर पूछा जा सकता है, या आपसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, या फिर 2 मार्क्स में भी, लेकिन मोस्टली इसके चांस ही डिफरेंस ही आता है। डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये डिफरेंस आपको ऐसे ही लिखना है। फर्स्ट इसका लिखना है अंतर का आधार। अंतर का आधार में हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, अर्थ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, यह वह अनुपात है जिसमें पुराने साझेदारों द्वारा नए साझेदार के पक्ष में अपने हिस्से का त्याग किया जाता है। जब कोई नया साझेदार आता है तो पुराना साझेदार अपने कुछ हिस्से का त्याग करके नए साझेदार को दे देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है, यह वह अनुपात है जिसमें शेष साझेदारों द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले या मृतक साझेदार के हिस्से को प्राप्त किया जाता है। जब कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण कर लेता है, मतलब कंपनी से चला जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका हिस्सा किसको मिल जाता है, बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स को, तो उसको क्या कहते हैं हम, गेनिंग रेशियो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा गणना का समय। किस टाइम पे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं, त्याग अनुपात नए साझेदार के फर्म में प्रवेश के समय निकाला जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तब निकाला जाता है। लाभ प्राप्ति अनुपात किसी साझेदार के फर्म से या तो अवकाश ग्रहण करता है या मृत्यु के समय। और गेनिंग रेशियो कब निकाला जाता है, या तो कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, उस टाइम हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। उसके बाद सूत्र, क्या फॉर्मूला है इसका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताए इसके। उसके बाद एक आपका डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। ये क्वेश्चन तो 6 मार्क्स में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, अंतर के आधार में क्या लिखेंगे, पूंजी। शेयर क्या होता है, एक अंश कंपनी की पूंजी का हिस्सा होता है। जब कंपनी के पूरी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसके हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। उसके बाद है डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, यह एक ऋण पत्र, ऋण का हिस्सा होता है। ऋण पत्र क्या होता है, ऋण का, ये प्रूफ होता है हमारे ऋण का। उसके बाद स्थिति, यह कंपनी के स्वामी होते हैं। शेयर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। और डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, यह कंपनी के लेनदार होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, लाभांश अथवा ब्याज। इन्हें लाभों में से लाभांश दिया जाता है, इन पर ब्याज दिया जाता है, इन पर हमें डिविडेंड और इन पे इंटरेस्ट। उसके बाद जोखिम, इनमें क्या होता है, आय भी ज्यादा होती है शेयर्स में, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। जोखिम किस में ज्यादा होता है, शेयर्स में। और डिबेंचर्स में क्या होता है, जोखिम कम होता है। उसके बाद है वोट डालने का अधिकार। इन्हें कंपनी की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार होता है। शेयर होल्डर को मीटिंग अटेंड करने का भी अधिकार होता है और उस मीटिंग में वोट डालने का भी अधिकार होता है। इन्हें कंपनी की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। डिबेंचर होल्डर को कंपनी की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। सुरक्षित और असुरक्षित, ये क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। शेयर क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड, और डिबेंचर क्या होते हैं, सिक्योर्ड। ये हो गया आपका डिफरेंस। ये 6 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन और 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक आपका डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, सदस्यों की संख्या, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या 2 होती है, अधिकतम कितनी होती है, 200 होती है। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम संख्या सदस्यों की 7 होती है, अधिकतम संख्या कोई प्रतिबंध नहीं। सेकंड पॉइंट है जनता को निमंत्रण। यह जनता को अंश,
यह जनता को अंश खरीदने के लिए निमंत्रण नहीं दे सकती। निजी कंपनी क्या नहीं कर सकती, निमंत्रण नहीं दे सकती अंश खरीदने के लिए, लेकिन सार्वजनिक कंपनी जनता को अंश खरीदने के लिए निमंत्रण दे सकती है। थर्ड पॉइंट है अंशों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर। निजी कंपनी अपने अंशों का क्या नहीं कर सकती, ट्रांसफर नहीं कर सकती, लेकिन एक जो सार्वजनिक कंपनी है वो अपने अंशों का क्या कर सकती है, हस्तांतरण कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है अंतर नियम बनाना। इसके लिए अंतर नियम बनाना जरूरी है, इसके लिए अंतर नियम बनाना जरूरी नहीं है। उसके बाद संचालकों की संख्या। निजी कंपनी में संचालकों की संख्या कम से कम 2 होती है और सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की संख्या 3 होती है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है वैधानिक सभा। पब्लिक कंपनी के लिए आवश्यक है वैधानिक सभा बुलाना, लेकिन निजी कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है। सीमित शब्द का प्रयोग, इसको अपने नेम के साथ क्या लिखना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन इसको क्या लिखना पड़ता है, ओनली लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है। ये हमारे पूरे क्वेश्चन हो गए अकाउंट्स के, जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दी है। एमसीक्यू क्वेश्चन पे मैंने आपके एक सेपरेट वीडियो बना के डाल रखी है, शॉर्ट क्वेश्चन की भी मैंने वीडियो बनाई है। उसके बाद मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताया है। मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं पूरे ही बुक में बताऊंगी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और उसका सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद मैं आपको ऐसे ही वीडियो बनाती जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।